अस्सलाम वालेकुम क्लास। थ्योरम नंबर 3 है। ये थ्योरम नंबर 3 जो है वो अनइक्वलिटी का है, ठीक है। तो जो है वो 10 वालों को तो इशू नहीं होगा कि ये कौन सा थ्योरम है, क्योंकि उनका बीच में थ्योरम रुका हुआ था थ्योरम 3। लेकिन 9th वालों को मैं बता दूं कि ये थ्योरम 3 जो है वो आगे जितने मैंने आपको करवाए ना 16 और 17 के बाद आप आगे मूव ऑन करेंगे तो अनइक्वलिटी के थ्योरम शुरू होंगे, वहाँ का ये थ्योरम नंबर 3 है। पेज नंबर ये 334 पर अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। From a point outside a line, the perpendicular is the shortest distance to the line. क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक लाइन होगी, ठीक है। उसके आउटसाइड पर हम एक पॉइंट जो है वो लेंगे जिससे परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाएगा, और वो परपेंडिकुलर जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस पर होगा टू द लाइन के, ठीक है ना। कैसे बोले, क्या मतलब है इस बात का। इन्होंने कहा एक लाइन ले लेंगे हम ए बी, सही है ना। एक लाइन ले लेंगे हम ए बी। इसको ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या किया है इसमें। ये देखें, एक लाइन ले ली हमने ए बी, ठीक है ना। उसके आउटसाइड पर यानी कि उसके बाहर आउटसाइड पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने रख दिया है सी, ठीक है ना। यही कहा था हमने। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किया तो ये जिसने मीट किया है इस पर ए बी को, इसका नाम हमने रख दिया डी, सही है ना। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि परपेंडिकुलर जब ड्रॉ होता है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 के एंगल होते हैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि इस सी ने एक सेगमेंट बनाया है, ठीक है। वो यूं करके लाइन का, भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये जस्ट एक सेगमेंट है लाइन का, जो आप इधर भी बना सकते हैं, थोड़ा इधर करके बना सकते हैं, यानी आगे पीछे हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एंगल को नाम भी दिया हुआ है इन्होंने। इसको नाम दिया है 1 का, इसको नाम दिया है 2 का, और इसको नाम दिया है 3 का। अब देखिए ये डायग्राम आप अपनी यही चीज़ देखें बनी हुई है। अब ये इस तरह से डेवलप हुई है कि एक लाइन सेगमेंट था ए बी, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट से आउटसाइड पर जो है एक पॉइंट लिया गया सी, ठीक है। उस सी से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है जिसने ए बी को टच किया है, उसका नाम रख दिया है डी। अब सी से देखकर एक सेगमेंट बनाया है इस तरह से कर कर, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट का नहीं है, आप छोटा सा एंगल इन्होंने ड्रॉ किया, देखें छोटा सा, तो वहाँ से एक सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर जो भी जब ड्रॉ किया जाता है तो उसका 90 का एंगल बनता है, पर ये 90 का एंगल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट हमने लाइन का बनाया है इसका नाम भी क्या रखा था इन्होंने, ई रखा हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो सेगमेंट इन्होंने बनाया है सी ई, ये वैल्यू बड़ी होगी इस परपेंडिकुलर वैल्यू से, यानी कि सी डी जो है वो छोटा होगा और सी ई जो है वो बड़ा होगा। ये चीज़ इस ऑब्जेक्ट में पूछ रहे हैं, अब हमसे कह रहे हैं। अब मैं ये डायग्राम आपको बता दी कैसे है। अब मैं इसको आगे करते हैं कंप्लीट। दोबारा से ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, एक लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आया है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका लाइन से, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अब यहाँ गिवन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट सी, सी से सी डी इज़ ड्रॉन, सी से सी डी को ड्रॉ किया गया है जो परपेंडिकुलर है ए बी का, जिसने ए बी को मीट किया है इट इन डी पर, ठीक है, जैसे मैंने बता किया है ना वैसे ही। एंड सी ई इज़ एनी अदर सेगमेंट, सी ई एक अदर सेगमेंट है, ये वाला अदर सेगमेंट है, मीटिंग कर रहा है जो ए बी पर। जब ये सेगमेंट को गिराया यहाँ पर, इस लाइन को ड्रॉ किया तो इसने ए बी को टच किया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रख दिया है ई। जो भी वर्किंग मैंने यहाँ डायग्राम में की है ना वो सब यहाँ लिखी हुई है कि हमने एक पॉइंट लिया है सी, उससे हमने सी डी को ड्रॉ किया है। ये सी डी क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है जो कहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ए बी पर, जिसने ए बी को टच किया है एट पॉइंट डी पर, ठीक है ना। और फिर सी ई इज़ एनी अदर सेगमेंट है, सी ई जो है ये वाला, ये एक अदर सेगमेंट है जिसने ए बी को मीट किया है एट पॉइंट ई पर। समझ में आएगी गिवन चीज़। प्रूफ क्या करना है, सी डी इज़ लेस देन सी ई, सी डी लेसर है सी ई के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब एंगल 1 इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, यानी ट्राइंगल सी डी ई का एंगल 1 एक्सटीरियर है। सबसे पहले तो ढूंढेंगे सी डी ई ट्राइंगल कौन सी है। ये जो ट्राइंगल, ये की जो ट्राइंगल है सी डी ई, ये ट्राइंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल यानी जो बाहर का एंगल है वो एंगल 1 ही है। तो एंगल 1 इज़ अ एक्सटीरियर एंगल है सी डी ई का। एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। अब ये क्या है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा ग्रेटर होते हैं अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल इसका अपोजिट है, ठीक है ना, और ये एक्सटीरियर है।
तो ये एंगल ग्रेटर होगा और ये जो इंटीरियर एंगल है जो इसके अपोजिट मौजूद है एंगल 3 हमेशा लेसर होगा। एंगल 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 3, क्योंकि जब एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 3 से तो एंगल 2 भी ग्रेटर होना चाहिए एंगल 3 से, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के नहीं राइट एंगल्स हैं। सी ई इज़ ग्रेटर देन सी डी, सी ई इज़ ग्रेटर देन सी डी, ये बात कैसे कही? ये बात कही क्योंकि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, यानी कि जो भी एंगल ग्रेटर होता है ना उसकी अपोजिट साइड, यहाँ पर ग्रेटर एंगल है 1, यहाँ पे ग्रेटर एंगल है 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? ये हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेटर एंगल जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी। तो सी ई इसी वजह से ग्रेटर है क्योंकि एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा और सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो सी ई इज़ ग्रेटर देन सी डी, सही है। तो इसी तरह से कहा है, या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख दें कि सी डी इज़ लेस देन सी ई, यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं। पहले अगर हम सी ई इज़ ग्रेटर देन सी डी लिख दें, या फिर हम इसको पहले लिख दें और इसको बात कर दें और साइन को चेंज कर दें, सी ई इज़ ग्रेटर देन सी डी या फिर सी डी इज़ लेस देन सी ई, बात तो एक ही है ना। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव डैट कि मेजर सी डी इज़ लेस देन एनी अदर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सी टू ए बी, यानी कि ये बात प्रूव हो जाती है कि सी डी जो है वो लेसर होगा हमेशा। किससे लेसर होगा? अदर लाइन सेगमेंट से जो कि सी से ए बी की तरफ ड्रॉ की जाएगी। यानी सी से मैंने यहाँ ले लिया है, अगर कोई बच्चा हो सकता है कि वो लाइन को यहाँ भी ले सकता है, या कोई बच्चा होगा लाइन को बहुत बड़ा करके यहाँ भी ले लेगा, तो ये जहाँ पर भी लेगा यानी ये सेगमेंट कहीं पर भी बनेगा, ये लाइन हमेशा बड़ी होगी इस लाइन से, ये हमेशा लेसर होगी, यही कह रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 9th वालों का ये लास्ट थ्योरम था, उनकी ये चैप्टर वाइंड अप हो रहा है। तो काइंडली जितने थ्योरम्स किए हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो बन सकते हैं पॉसिबल वो आपने खुद बनाने हैं और मुझे क्वांटिटी बतानी है कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने इस चैप्टर 12 से निकालने हैं क्लास 9 के लिए, और क्लास 10 का अभी 7 थ्योरम जो है वो बाकी है।